ठीक है, तो चैप्टर का नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। बहुत ही इजी चैप्टर है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमें कुछ अजम्पशंस करनी पड़ेगी। ठीक है, अब ध्यान सुनना, पहले काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो था बहुत बड़ा चैप्टर हुआ करता था, मतलब पहले बेचारे को बहुत कुछ मिला हुआ था। मतलब उसके बाद चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, ठीक है, और आपके पास जो भी लॉज थे, कंबाइंड लॉ जितने थे, वो सारे के सारे यहाँ पे यूज होते थे। ठीक है, वो तब आपके सिलेबस में है नहीं। ठीक है, तो इसलिए वो हाँ पढ़ाने पड़े। ठीक है, पर चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, पहले केमिस्ट्री में हुआ करते थे, स्टेट्स ऑफ मैटर के नाम से, वो भी डिलीट कर दिए। ठीक है, तो इसलिए बेचारे कुछ नहीं बचा इस चैप्टर के बाद। सबसे पहले गैसेस की कुछ अजम्पशन मानना जरूरी है। तो पहली अजम्पशन एक एक करके सारी समझाएंगे, ध्यान से देखना। पहली अजम्पशन पढ़िए, क्या कह रहा है। एवरी गैस कंसिस्ट ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है, नोन एज मॉलिक्यूल। ठीक है, जो गैस होते हैं किसके कंसिस्ट करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल कंसिस्ट करते हैं, जिसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जनरली आइडेंटिकल होते हैं। क्या होता है, आइडेंटिकल। मतलब जैसे एक टब है, इसमें सारे हाइड्रोजन है, तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल जैसा ही तो होगा। ठीक है, हाइड्रोजन एंड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ अनदर गैस। लेकिन भाई ऐसा भी थोड़ी है कि मान लो ये हाइड्रोजन का ये सब आपस में सेम, तो क्या दूसरा अगर मान लो क्लोरीन का है, क्या ये भी सेम होगा इसके जैसा? नहीं, हाइड्रोजन का अलग और क्लोरीन का अलग होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है अगर एक ही एलिमेंट के देख रहे हो तब तो सेम है, और अलग अलग एलिमेंट के देख रहे हो तो अलग अलग है। जैसे आपके पास डेल्टन का थ्योरी भी तो यही कहता है, पॉइंट पढ़ा तो आपने। एवरी एटम ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट इज सेम, ठीक है, बट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इज डिफरेंट इन प्रॉपर्टीज। तो कहने का मतलब समझ आया, जो हाइड्रोजन का वो आपस में सेम है, येलो येलो वाले सारे आपस में सेम होंगे, और ये येलो वाला ब्लू वाले के साथ अलग अलग होगा। बात आई समझ? ठीक है, अगला पॉइंट, द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस आर आइडेंटिकल। मतलब जितने अभी जो बात करिए आइडेंटिकल, एक जैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। स्फेरिकल मतलब स्फेयर जैसे गोल बढ़िया करके, रिजिड मतलब स्ट्रॉन्ग, मतलब हार्ड है थोड़े। ठीक है, एंड परफेक्टली इलास्टिक, इसका मतलब होता है कि अगर टकराएंगे ना तो वापस वहीं आ जाएंगे, टकरा के वापस वहीं आ जाएंगे। बात आई समझे? और गैसेस के पार्टिकल तो मूव भी इतना करते हैं कि टकराने की जरूरत पड़ी जाती है इनको। ठीक है, मूवमेंट ज्यादा होती है, अभी देखेंगे। दो पॉइंट आगे समझे। तीसरा पॉइंट पढ़िए, देयर मॉलिक्यूलर साइज बहुत छोटा है। इतना छोटा है कि इनका साइज लगभग कितना है, 10⁻⁹ यानी कि 1 नैनोमीटर के बराबर। इसी को तो 1 नैनोमीटर बोलते हैं। तो इनका साइज होता है 10⁻⁹, बहुत छोटा है। ठीक है, अगला, द स्पीड ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल लाइज बिटवीन, किसके बीच में आती है इनकी स्पीड, देखो लगभग 0 से लेकर इंफिनिटी। आपको पढ़ा भी आप लोगों ने कि एक टेम्परेचर ऐसा होता है जिसमें सारा मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप हो जाता है, जिसे हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। हमने पढ़ा है ना ये बात। तो भाई उस टेम्परेचर पे तो जीरो होगी ना, पर वहां तक पहुंचना पॉसिबल भी नहीं है ना। तो ये भी एक वही है कि इमेजिनरी केस है। ठीक है, तो वेलोसिटी 0 और इंफिनिटी के बीच में आती है। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये इसकी अजम्पशन हो गई, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, चार अजम्पशन में कोई डाउट, कुछ पूछना है? आइए आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं अगली अजम्पशन। अब आगे की अजम्पशन लिखेंगे, फिर इसको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, देखिए लिखो, पहले लिख लो, चलो आगे लिखो, फिर एक एक करके इनको भी एक्सप्लेन करो।
चलिए पहले फिफ्थ पॉइंट है द डिस्टेंस कवर्ड बाय द मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। अब होता क्या है, यहाँ पे एक टर्म आती है, ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फ्री पाथ। हमारे लिए पहला वर्ड आया फ्री पाथ, मेन वर्ड बाद में आएगा, पहले फ्री पाथ को समझते हैं। फ्री पाथ मतलब कोई पार्टिकल है, ठीक है, ध्यान से देखना, कोई पार्टिकल, ठीक है, फिर दूसरे पार्टिकल से टकराया, मान लो x2 डिस्टेंस ट्रेवल करी, फिर यहाँ टकराया तो x3 डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो जितने ये सब होंगे, सब होंगे फ्री पाथ। क्या होंगे? फ्री पाथ, ठीक है। फ्री पाथ फिर से पढ़ लो डेफिनेशन, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द मॉलिक्यूल बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन। मतलब जब पार्टिकल लगातार टकराता है तो उसके बीच का जितना रास्ता ट्रेवल होता है उसको बोलते हैं फ्री पाथ। बात समझ आए? फ्री पाथ क्या है? पहले मीन मतलब जब इन डिस्टेंसेस को मैं मीन निकाल लूंगा, जैसे यहाँ पे मीन मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, मीन का मतलब यही तो होता है, तो बन जाएगा मीन फ्री पाथ। बात आई समझ में? फ्री पाथ और मीन फ्री पाथ समझ में आया? कोई दिक्कत? तो ये लिखा हुआ है बहुत सिंपल भाषा में, दोबारा पढ़ लो, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द मॉलिक्यूल्स बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज नोन एज फ्री पाथ। तो फ्री पाथ समझ में आया, एंड द मीन ऑफ ऑल फ्री पाथ इज नोन एज मीन फ्री पाथ। कोई दिक्कत इसमें? क्लियर हो गया? गैस हाँ टकराती है, थ्योरी कैसे आएगी फिर अगर टकराएंगे? टकरा तो है, किस मानना है, उसमें भी टकरा ही पार्टिकल, तो भाई सिस्टम सराउंडिंग दिस कॉन्सेप्ट है। चलिए सिक्स पॉइंट है द नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम इन अ गैस रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब किसी भी पर यूनिट वॉल्यूम में, यही ना, हाँ, 1 मीटर क्यूब की वॉल्यूम में, यही तो मतलब है, जितने भी होने क्या बोलते हैं नंबर ऑफ कोलिजन, वो क्या होने? कांस्टेंट। मतलब चाहे वो कोई भी गैस देख लो, सबके लिए वो क्या होंगे? एक समान होंगे। नंबर ऑफ कोलिजन क्या होंगे? एक समान। नंबर ऑफ कोलिजन का मतलब समझ में आ रहा? नंबर ऑफ कोलिजन का मतलब है कितनी बार टकरा रहे हो, तो वो क्या होगा? हमेशा कांस्टेंट होगा पर यूनिट वॉल्यूम में, ठीक है। अगली बात, ये तो हमें ही पता है, ये बहुत सिंपल सी बात है। एक बात बताओ मुझे, ये तो सब बच्चों को पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो गैसेस के किसी भी चीज के पार्टिकल जिनके बीच में कोई फोर्स नहीं होती ना, जिसका कोई नहीं होता, उसका वैंडरवाल फोर्स होता है। मतलब वैंडरवाल फोर्स जरूर टकराती है, ठीक है, मतलब जरूर प्रेजेंट होते हैं दो पार्टिकल के बीच, उसका वही फोर्स होती है। जैसे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी होती है, ठीक है, लंदन फोर्स भी होती है, आगे जाके पढ़ोगे, डिबाई फोर्स भी होती है, ठीक है, हाँ, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो अलग अलग टाइप की फोर्सेज होती है, जिसका कोई नहीं, उसकी वैंडरवाल फोर्स है। तो यहाँ पे वैंडरवाल फोर्स तो लगी रही होगी, पर वो फोर्स ना के बराबर, बहुत कम होती है वैंडरवाल फोर्स, वीक फोर्स होती है एक बॉन्ड में, ठीक है ना। इसीलिए हमने देखा, यही लिखा है कि नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स एक्ट्स बिटवीन गैस मॉलिक्यूल, कि गैस के पार्टिकल के बीच में ना कोई अट्रैक्टिव फोर्स लगती है, ना कोई रिपल्सिव फोर्स लगती है। बात आगे समझ में? लास्ट पॉइंट पढ़ो, क्या लिखा है? ग्रेविटेशनल, जो ग्रेविटेशनल, क्योंकि आपको फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रेविटेशन का नहीं, ग्रेविटेशन का फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? बेसिक जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। अब एक बात खुद बताओ, आपने खुद ही लिखा है कि इनका मास तो बहुत कम है, जिसका मास कम है उसके पे फोर्स भी तो कम ही लगेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वो यही कह रहा है कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स होती है, अट्रैक्शन होती है, वो बहुत क्या होती है? कम होती है, ठीक है। और कम होती है तो अट्रैक्ट होते नहीं, अट्रैक्ट नहीं होते तो इधर उधर भागते रहते हैं, इसीलिए इनकी स्पीड क्या होती है? बहुत ज्यादा, वेरी हाई स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल। समझ में आई ये बात? अंडरलाइन कर लो, वेरी हाई स्पीड ऑफ, जो वर्ड अंडरलाइन करे प्लीज अच्छे से कर लो, ठीक है। और मैं अब पॉइंट मार्क कराता हूँ, इंपॉर्टेंट है। एक तो मीन फ्री पाथ को स्टार मार्क करो, फिफ्थ वाली ऑब्जर्वेशन, मीन फ्री पाथ वेरी इंपॉर्टेंट, छोड़ना नहीं है। उसके अलावा एक पॉइंट ये वाला, एट्थ वाला मार्क कर लो, और सिक्स वाला कर लिया। कोई बच रहा नहीं, और तो कोई नहीं खास। चलिए अगला लिखे हेडिंग, हेडिंग डालिए डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है, तो अजम्पशन सी, हेडिंग डालिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कम आएगी। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो उसी से रिलेटेड लिखे द डिग्री ऑफ फ्रीडम, द डिग्री ऑफ फ्रीडम for a dynamic system, the degree of freedom for a dynamic system is the number of directions, in which it can move freely
can move freely और एक और करके और the number of खोल और the number of coordinates required to describe the position and configuration of the system completely. ठीक है, तो मीनिंग समझ में आया कि कितने डायरेक्ट, उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम. फॉर एग्जांपल कोई ऐसा पार्टिकल है जिसकी डायरेक्शन जो सिर्फ 3 डायरेक्शन में मूव करता है, मतलब उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी? 3. बात समझ में आई? ठीक है, तो बेसिकली चलिए लिख लिया फॉर्मूला और ये डेफिनेशन लिख ली. अब आते हैं फॉर्मूले पे. फॉर्मूला लिखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का, लिखिए F इक्वल टू 3n माइनस r. डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला लिखिए F इक्वल टू 3n माइनस r. तो ठीक है, चलिए शुरू करें. यह है समझ. अब यहाँ पे सबसे पहले F लिखो. F इज इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम. F डिनोट करता है डिग्री ऑफ फ्रीडम को. फटाफट लिखते रहिए. लिख दो. N लिखो. N इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ मॉलिक्यूल. एक मॉलिक्यूल में कितने पार्टिकल है भी समझिए. R लिखो. नंबर ऑफ बॉन्ड्स बोल लो बेटर है, या नंबर ऑफ रिलेशंस बोल लो जो आपको ठीक लगे. क्यों आयुष भाई? नंबर ऑफ रिलेशन. फटाफट. नेक्स्ट लिखिए. एग्जांपल करते हैं कुछ इसके ताकि आपको समझ आए. लिखिए फॉर. हाँ, पहले मोनोटॉमिक से स्टार्ट करें. क्या होती है मोनोटॉमिक गैस? जिसके अंदर एक एटम होता है. जैसे एग्जांपल जितनी भी नोबल गैसेस होती है जनरली, जैसे एग्जांपल हीलियम. ठीक है, एग्जांपल हीलियम ले लेते हैं. बाकी और भी होते हैं, हीलियम से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, चलिए इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम बताते हैं. फॉर्मूला सिंपल है 3n माइनस r. हाँ भाई, कितना एटम है इसमें? n की वैल्यू कितनी रखी जाएगी? कितना एटम है इसमें? 1, तो 3 into 1 माइनस r. मतलब r क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्ड या नंबर ऑफ रिलेशन. तो कोई सिंगल एटम है, किसके साथ बॉन्ड बनाए?
किसी के साथ भी नहीं, सिंगल लोगों का रिलेशन थोड़ी होता है। तो इसका 0, तो आ गया 3 1 जा 3 माइनस 0, तो आंसर कितना है 3। नोट करिए, नोट करिए। हाँ, एक ही एटम में किससे बनाएगा बॉन्ड भाई? करेक्ट ना? हो गया, नोट कर लिया। और अगला लिखिए, फॉर डायटोमिक गैस। डायटोमिक गैस के लिखिए एग्जांपल, डायटोमिक गैस का O2, आप Cl2 ले लो, कुछ भी ले लो, F2 Br2 N2 H2। चलो आओ, फॉर डायटोमिक गैस तो F इक्वल टू 3n माइनस आर, फॉर्मूला सेम होगा, FSC3, n की वैल्यू यहाँ पे 2 रखनी पड़ेगी क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्ड ये है। अब ऑक्सीजन जो है खुद के साथ, आपको ये बात पता भी है, ऑक्सीजन खुद के साथ रिलेशन बनाता है, कितने बॉन्ड? एक ही तो बॉन्ड बनेंगे, रिलेशन तो एक ही बनेगा ना। बॉन्ड बोलना गलत होगा, मैं इसलिए कह रहा हूँ नंबर ऑफ रिलेशन, क्योंकि बॉन्ड तो डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन खुद के साथ, तो बॉन्ड कहना गलत है, नंबर ऑफ रिलेशन। तो कितना बनाया? तो एक ही रिलेशन, ठीक है, इसको बन रखना। अब F इक्वल टू 3 2 6 माइनस 1, कितना आएगा आंसर? हो गया। अगला लिखिए, फॉर ट्राइटोमिक गैस, केस अलग अलग बता रहे हैं। फॉर ट्राइटोमिक गैस लिखिए, कह रहे शुरू ट्राइटोमिक में इसमें 2 केस होते हैं, पहले लिखो लीनियर और बी नॉन लीनियर। लिखिए भाई, आओ देखो लीनियर और इसमें क्या फर्क है भी देखेंगे सवाल के थ्रू, पर पहले ध्यान से समझो। लीनियर का एग्जांपल हम समझते हैं CO2, बेस्ट एग्जांपल। ट्राइटोमिक है, कितने एटम इसमें? 3, एक कार्बन का और 2 ऑक्सीजन के, तो 3 तो। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने बैठे, फॉर्मूला क्या था? 3n माइनस आर, यही था फॉर्मूला। कितना आएगा? एटम कितने हैं? 3 माइनस। अब बताते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड्स के बारे में। तो अगर आपको CO2 का स्ट्रक्चर याद है तो आप सबको पता है स्ट्रक्चर बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। मैं इधर बना के दिखाऊंगा आपको CO2 का स्ट्रक्चर, जो भी स्ट्रक्चर हो, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 बनता है, आपको पता है। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड इस तरफ और एक डबल बॉन्ड इस तरफ, चलेगा ये, ठीक है। यहाँ पे कितने रिलेशन बनाए? एक कार्बन और ऑक्सीजन ने, देखो एक इस वाले ने और इस वाले ने बनाया, इधर देखो, एक तो ये बन गया रिलेशन, एक इस वाले ने और इस वाले ने बनाया तो दूसरा ये बन गया, 2 रिलेशन बन गए। कहने का मतलब यहाँ पे आर की वैल्यू 2 होगी। आया समझ? कितना आएगा सॉल्व करके? 3 9 9 माइनस 2 7, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 7। ये आया लीनियर के लिए। किसके लिए आया? लीनियर। अच्छा एक बात तो, ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना सकता है क्या? नहीं बना सकता, क्योंकि बीच में कौन आ गया? कार्बन। तो इसलिए ये हम लीनियर का अलग केस पढ़ लो। बात आई समझ में? ठीक है, लिखते रहिए। बोल बोल बोल, अभी याद करेंगे, पहले लिख तो ले जो करवा रहे। लिख ले। नॉन लीनियर का एग्जांपल, जैसे आप लोगों ने अगर वाटर का स्ट्रक्चर देखा है, देखा वाटर का H2O,
पानी का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो नॉन लीनियर से इससे समझते। इधर देखो, इधर देखिए, वाटर का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ऑक्सीजन बीच में होता है, एक हाइड्रोजन इधर बॉन्ड बना रहा होता है, एक हाइड्रोजन, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर याद है, कुछ ऐसा होता है। बाकी लोन पेयर वगैरह होता है, उससे मतलब नहीं, कोई परेशानी तो नहीं इसमें, ठीक है। एक तो स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ये आपको एक और एग्जांपल अगर पता है तो वो होता है ऐसा ही सेम, एक और एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। सेम ऐसा ही एक और एग्जांपल बता रहा हूँ, वो होता है O3। पढ़ा आप लोगों ने O3 का स्ट्रक्चर, ओजोन, केमिकल बॉन्डिंग में बनाया भी था हमने, रेजोनेंस में एक डबल बॉन्ड होता है इस तरफ, एक इस तरफ होता है, उसमें माइनस ऐसा, कोई दिक्कत है ना। ऐसा स्ट्रक्चर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, ये ओजोन के स्ट्रक्चर पढ़े हैं ना। चलिए अब ध्यान सुनना, सबसे पहले बात करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकाला जाएगा। 3, कितने आइटम है इसमें, एन की वैल्यू कितनी हो, कितने आइटम है इसमें, 3 ही है, तो एन की वैल्यू तो 3 होगी। माइनस नंबर ऑफ रिलेशन में होगा डाउट अगर आया तो, वरना तो कोई दिक्कत नहीं। देखो कितने रिलेशन होंगे इसमें, एक तो इसने बनाया इधर, एक इसने बनाया, 2 में कोई दिक्कत, तीसरा एक और रिलेशन होगा। ध्यान से सुनना, वो ऐसा है, क्या ये इनके बीच में कोई है कुछ, इनके बीच में, कहने का मतलब ये है इनके बीच में कोई बॉन्ड बना हुआ है भी नहीं बना हुआ है, पर एक दूसरे के साथ रिलेशन में आ सकते हैं, इंडिपेंडेंट रिलेशन। कहने का मतलब है इनके बीच में कोई रुकावट तो नहीं है ना। इस वाले में क्यों नहीं आया, क्योंकि बीच में क्या थी, रुकावट, क्योंकि बीच में कौन था, कार्बन, है ना, सी बैठा हुआ था बीच में, यहाँ तो कोई भी नहीं है और यहाँ नहीं बैठा हुआ, तो यहाँ पे कितने रिलेशन आ गए, 3। सॉल्व करके कितना आएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो बस यही होता है लीनियर और नॉन लीनियर फर्क। बात आगे समझ लो, नोट करो। लिख ले, अगला, अगला करें, आगे समझ। डिग्री ऑफ फ्रीडम एक बार अच्छे से देख लो, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत परेशानी पूछ लो। चलो तो है, लिखिए, लिखो, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लिखिए, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी इस प्रकार है कि कोई पार्टिकल की अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम, सुन लेना पहले, बहुत इजी है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम 5 है। कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम, 5, और उसका टोटल एनर्जी है आपके पास 500 जूल। हाँ, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है और एनर्जी कितनी है, 500 जूल। तो हर एक डायरेक्शन में इसकी एनर्जी 100 जूल बटेगी। सिंपल है, मतलब इक्वली पार्टीशन होगा किसका, एनर्जी का। नाम से क्लियर है, इक्वल पार्टीशन मतलब इक्वल पार्टीशन ऑफ एनर्जी। डेफिनेशन लिखिए,
एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल, एनर्जी ऑफ ऑफ अ पार्टिकल, एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स नहीं एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ गैस is equally distributed equally distributed in each degree of freedom. In each degree of freedom. लिख दिया। आगे जैसे एग्जांपल के लिए ध्यान सुनना, कोई भी पार्टिकल अगर वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो जितनी एनर्जी क्लॉकवाइज में उतनी एनर्जी एंटी क्लॉकवाइज में। कहने का मतलब अगर किसी की पास इफ अ पार्टिकल हैज डिग्री ऑफ फ्रीडम 2, अगर किसी की डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, मान लेते हैं किसी पार्टिकल की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है 2, ठीक है, कुछ भी सकती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, लेट अस सपोज वो x और y है या x और z है, कुछ भी लेता है, x एंड z है एग्जांपल, ठीक है, तो जितनी एनर्जी x में होगी उतनी एनर्जी z में भी होगी। यही तो कहना चाह रहे, यही तो कहना चाह रहे, हाँ या ना, यही तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी है, ठीक है। ठीक, अगला पॉइंट, अभी आपने कहा कि यहाँ पे कोई पोटेंशियल एनर्जी काम, मतलब सॉरी, कोई भी अट्रैक्शन काम नहीं कर रही। जब भी अट्रैक्शन काम नहीं करती तो कोई भी काम पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में स्टोर तो हो नहीं सकता। हो सकता क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या चाहिए आपको? बेसिकली कंडीशन ये होनी चाहिए, वहां पे अट्रैक्शन होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, तो कुछ तो है नहीं, आपने खुद ही लिखा भी, अजम्पशन में लिखा था आप लोगों ने, ठीक है। तो इसलिए जितना भी यहाँ पे वर्क डन होता है, इसीलिए चैप्टर का नाम क्या है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है, क्योंकि सारा वर्क किसकी फॉर्म में स्टोर होगा? काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। बात आगे समझ में, ठीक है, तो लिख लीजिए, देयर इज नो अट्रैक्शन and repulsion in the particle of gases. There is no attraction between particle of gases. So there will be क्या? No potential energy, only kinetic energy. Okay. ठीक है, हो गया ना, लिख लिया मैं। अगला लिखिए डेल्टन्स लॉ, डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये आपके काम आएगा। डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये आपका 12th क्लास में भी काम आएगा, ठीक है, तो ध्यान से लिखना, डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर डेल्टन लॉ ऐसा कहता है कि एक कंटेनर है ना, इसमें अलग अलग गैसेस होंगी तो अलग अलग प्रेशर लगी होंगी, पता ना, प्रेशर गैस जो होती है प्रेशर लगाती है कंटेनर पे। मान लो एक ए नाम की गैस है, उसके पार्टिकल जो है वो जो पार्शियल प्रेशर लगाते हैं वो पी है। पार्शियल मतलब हर किसी का अपना अपना, ठीक है, ए का जो है वो है पी ए के नाम से, ऐसा दूसरा भी है जिसका नाम है बी, ये लगा दिया अपना पार्शियल प्रेशर पी बी। बात आई समझ में? तो टोटल प्रेशर जो होगा वो सिंपल कहता है, वो टोटल प्रेशर होता है पी ए प्लस पी बी। समझ में आया कि टोटल प्रेशर जो है वो जो होगा सम होगा किसका? ईच कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर के बराबर। सही बात है, कोई दिक्कत में? समझ में आया पहले लॉ का मीनिंग क्या है? ठीक है, अब इसकी लैंग्वेज में लिखेंगे तो इजी हो जाएगा। तो लिखिए, देखो, सॉरी,
लिखो, it states that it states that states that states that total pressure total pressure total pressure exerted by a mixture exerted by a mixture of non reacting gases. कंडीशन क्या है? रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, नॉन रिएक्टिंग गैसेस exerted by a mixture of non reacting gases is equal to the sum of partial pressure is equal to the sum of partial pressure of each gas. ठीक है, तो वही है जो मैंने आपको समझाया कि टोटल प्रेशर जो लगाएगी, पूरा मिक्सचर जो प्रेशर लगा रहा होगा वो किसके बराबर होगा? पीए प्लस पीबी के बराबर. यहाँ पे पी यहाँ पे पीए क्या है? लिखिए, पीए लिखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए ऑफ गैस ए. नेक्स्ट लिखिए, पीबी लिखिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी. लिखिए फटाफट, पी और पी. कितनी भी गैसेस हो सकती है, ऐसा नहीं है 2 ही होंगे, 3 ही होंगे, है ना. क्या कौन सी वर्किंग आवर? लिख लिया भाई, लिख लिया. आपको मीन फ्री पाथ लिखा दिया था, है ना. तो एक क्वेश्चन के फॉर्म में एक लिखो, डिफाइन एवरेज रिलैक्सेशन टाइम. ये हटा दूं, जल्दी लिखो भाई, रिलैक्सेशन टाइम. लिखिए, हैंड डालिए, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम. देखो, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम. देखो, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम में लिखिए, इसमें लिखिए एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है. पहली बात आपको पता होना चाहिए रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है. तो रिलैक्सेशन टाइम मतलब रिलैक्स होने वाला टाइम. तो जैसे 2 कोलिजन हुए ना, पहला कोलिजन मान लो यहाँ पे हुआ, ये इस पॉइंट ए पे, दूसरा हुआ बी पॉइंट पे, सही है. तो यहाँ से यहाँ आने में टाइम तो लगेगा उसको, ठीक है, बीच में कोई ना कोई टाइम गैप तो होगा. तो 2 कोलिजन के बीच का जो टाइम गैप होता है उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम. उस टाइम पे खाली बैठा है ना, तो उस टाइम को क्या बोलेंगे? रिलैक्सेशन टाइम. और उन्हीं सब टाइम को जब जोड़ के मीन निकालेंगे तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम. बात आई समझ में? जैसे मीन एवरेज वो था ना, मीन फ्री पाथ वाला, ऐसे सुन लो. लिखो, द time period between two successive collision is called relaxation time. The time period between two successive collisions
collisions is called relaxation time. The time period between two successive collisions is called relaxation time, and its average is called and its average is called average relaxation time. इसकी जरूरत पड़ेगी डेरिवेशन में, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, और ये फॉर्मूला हो गया. इसको टाउ से डिनोट करते हैं, टाउ वाला सिंबल होगा टी या टाउ. ठीक है, तो एवरेज रिलैक्सेशन. लिखो फटाफट लिखो. लिख लिया? ठीक है, इसमें एक और टॉपिक बचा है बस, बाकी चैप्टर टॉपिक ही है अब. ठीक है, डेरिवेशन है थोड़ी सी और, एक प्रेशर वाली है, उसके बाद फिर आपकी आएगी क्या बोलते हैं काइनेटिक गैस इक्वेशन वाली. ठीक है, फिर ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त. ठीक है, आरएमएस बचा है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. तो डेरिवेशन रह गई, बाकी टर्म्स हो गई है. ठीक है, कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में. प्रेशर ऑफ अ गैस इन क्लोज कंटेनर नहीं करा है. काइनेटिक चल रहा है. कौन सा क्या? इसमें लिखे, सबसे लिखो. क्या कहता है? प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट ऐसा है कि कोई भी कंटेनर है, क्लोज कंटेनर है, ध्यान से सुनना. ठीक है, कंटेनर ऊपर से बंद है. ठीक है, ऊपर से क्लोज हो रखा है. तो ये क्या करता है बेसिकली अगर आप कभी भी इसको टेम्परेचर बढ़ाओ, कुछ भी करो, तो पार्टिकल मूव करेंगे. पार्टिकल मूव करते हैं तो क्या होता है, ये कभी इधर जाएंगे, कभी इधर जाएंगे, दीवार उससे टकराएंगे वॉल से, और जब ये वॉल से टकराएंगे तो प्रेशर अप्लाई होगा. क्या अप्लाई होगा? प्रेशर. ठीक है, और जब भी प्रेशर अप्लाई होता है, खासियत ये होती है
ये प्रेशर हमेशा इक्वल अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं? इक्वल। ठीक है, तो लिखिए लेट देयर आर n number of let there are n number of molecules यहाँ पे n number of molecules है। let there are n number of molecules। हमने इसको क्यूबिक शेप में माना हुआ है कंटेनर को। इन अ क्यूब फुल स्टॉप। these molecules are in random motion। ये मॉलिक्यूल लगातार मूव कर रहे हैं। are in random motion full stop। and exert pressure on wall due to collision ये लिख लो फटाफट। लिखिए फटाफट। हो गया। नेक्स्ट देखिए, लेट अस सपोज ये जो कंटेनर है, ठीक है, इसके बारे में एक चीज फेमस है, इसको समझते हैं। हाँ देखो, ठीक है, दोबारा से स्टार्ट करते हैं। ये लिखा हुआ है प्रेशर ऑफ अ गैस इन अ क्लोज कंटेनर। ठीक है, ऐसा। ठीक, यहाँ पे ये है x। ठीक है, इसकी जो साइड है वो x है मान लीजिए। ठीक है, और ये पार्टिकल गया, जाते हुए इसकी जो वेलोसिटी है वो vx है, और आते हुए भी सेम वेलोसिटी से आएगा क्योंकि इलास्टिक कोलिजन होगा vx। बस डायरेक्शन अपोजिट होगी v आएगी उसमें। ठीक है, लिखने तो दो, हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। ठीक है, मान लिया ये x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, हम किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। हमने चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग करेंगे क्या, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, और फोर्स निकालना बहुत जरूरी है, एरिया तो फिर भी आ जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लो ए है। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। चलो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, अब समझो ध्यान से। यहाँ पे होगा क्या, हम फोर्स निकालेंगे। फोर्स निकालने के लिए हम अपना कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो हमने न्यूटन में पढ़ा है, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चेंज इन मोमेंटम। क्या होता है चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला? चेंज का मतलब होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम लिखिए, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम लिखते रहो। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अगर बात करूं फाइनल मोमेंटम, लेट अस सपोज जाते हुए कुछ भी mvx है माइनस m माइनस vx, एक तरफ माइनस होगी, तो सॉल्व करके आ जाएगा 2mvx। नोट करिए, ठीक है। अच्छा एक चीज और जो चीज समझा रहे हैं, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जगह नंबर ऑफ पार्टिकल्स कर लेते हैं। मॉलिक्यूल्स से नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। ठीक, चलिए सुनिए ध्यान से। ये तो आ गया हमारे पास मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट लिखिए। यहाँ पे एक टर्म है कैपिटल एन। कैपिटल एन है आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम।
नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये कैसा आता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को ऊपर रखते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन वॉल्यूम। ओके, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन वॉल्यूम। अब खुद सोचो, अगर मुझे टोटल पार्टिकल्स निकालने हैं तो ये इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इसको हमने कैपिटल एन माना हुआ, तो ध्यान से यहाँ से नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने का तरीका होगा, अगर मैं सिर्फ इस n को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमने कहा कैपिटल N इंटू वॉल्यूम, नोट करिए, कैपिटल N इंटू वॉल्यूम, ठीक है। तो कैपिटल N ऐसे रखा, वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट होगा, इंटू ये लेंथ है जो, तो हमने इसका लिखा, ये फॉर्मूला होगा a इंटू एक्स, लिखते रहिए, ये फॉर्मूला होगा NX, ठीक है। तो वैल्यू आ गई आपके पास ये NX, ये भी डन। ठीक है, ये तो चेंज इन मोमेंटम आया, एक ये तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, वो चेंज इन मोमेंटम आ गया था। अगर हमें टोटल चेंज इन मोमेंटम निकालना है, ठीक है, टोटल चेंज इन मोमेंटम, टोटल चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए हमने क्या करा, टोटल जो पार्टिकल्स है उसको मल्टीप्लाई करा चेंज इन मोमेंटम से, वो चेंज इन मोमेंटम एक पार्टिकल का था, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम। चलिए रखो वैल्यू, तो टोटल पार्टिकल्स आपके पास NaX और टोटल चेंज इन मोमेंटम था 2mvx, सॉल्व करोगे 2mn a vxx, नोट करो, नोट करो फटाफट, लिखा है फटाफट। बोला मल्टीप्लाई से क्या फर्क पड़ता है भाई, अबे vx तो डायरेक्शन है, वो vx तो डायरेक्शन थी, अगल हो गया वो। यहाँ पे लिख लेना, स्टार्टिंग में बताया था वैसे मैंने, फिर दोबारा बता रहा हूँ, vx लिख लेना, vx इक्वल टू स्पीड ऑफ पार्टिकल इन x डायरेक्शन, स्पीड ऑफ पार्टिकल इन x डायरेक्शन, ठीक है, ये वो है। नेक्स्ट लिखिए, लिखिए फोर्स, फॉर्मूला लिखिए फोर्स का, तो फोर्स आप सबको पता है, फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यही होता है फोर्स, ये न्यूटन का है बेसिकली नियम। क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो बात है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम यही होता है, अपॉन टाइम यानी डेल्टा टी, सही है फॉर्मूला, ये आ गया फोर्स का फॉर्मूला। तो हम फोर्स इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि अभी हमें प्रेशर निकालना है, और प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो पहले हम फोर्स को टारगेट कर रहे हैं। चेंज इन मोमेंटम अभी निकाला हमने, वैल्यू रखने का टाइम आ चुका है, ध्यान से देखने की वैल्यू रखने, लिखते रहना ध्यान से, नोट कर लो ताकि मैं हटा पाऊँ, हटा दे, हो गया। तो इसकी वैल्यू रख दी 2mn a vxx अपॉन डेल्टा टी, रखिए, नोट करिए।
हो गया। अब फोर्स की बात करते हैं, ध्यान दीजिए। फोर्स इक्वल टू, जब हमने इसको सॉल्व करना है, ध्यान देना, इसको लिख दिया 2m कैपिटल N A Vx और ये x बाई टी। x बाई टी क्यों लिखा? क्योंकि देखो पार्टिकल ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, तो अभी हमने बात करा था ये डिस्टेंस x से तो ट्रेवल करनी है, और अपॉन टाइम, टाइम क्या होता है? x अपॉन टी। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, तो वेलोसिटी बन जाएगा तो f इक्वल टू 2m na, और vx एक पहले से था, ये भी vx बन जाएगा, तो ये बन जाएगा फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 2m n a vx का स्क्वायर। नोट करिए फॉर्मूला, फॉर्मूला नोट करिए। एक और चीज यहाँ पे, छोटी सी चीज और है, वो ये है कि टी जो टाइम था वो सिर्फ क्या था, जाने में लग रहा है, ठीक है, तो टोटल टाइम भी तो सेम ही लगेगा, टी टाइम, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज कर लेना है, 2 से 2 भी कट जाएगा, 2 लिख देना, ठीक है, 2 टाइम हो जाएगा ना, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा और नीचे 2 हट जाएगा, जो ना ये 2 कैसे हटा देख लेना, एम एन ए वी एक्स, नोट करिए, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम नोट करो फटाफट। चलिए लास्ट अब प्रेशर निकल गया। प्रेशर का फॉर्मूला क्या बताया था आपको? प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की वैल्यू कितनी आई? एम एन ए वी एक्स का स्क्वायर, ए से ए कट गया, आंसर आ गया एम एन वी एक्स स्क्वायर, कैपिटल एम एन वी एक्स स्क्वायर। नोट करो, ये फॉर्मूला आ गया आपके पास। लिख लिया? अब प्रॉब्लम ये होती है कि जो वी एक्स है तो सिर्फ एक्स डायरेक्शन की स्पीड बता रहा है, पर हमें एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जो सारी डायरेक्शन के लिए बता दे, ठीक है, मतलब क्योंकि हमें ऐसा तो कभी बोलेगा नहीं कि वेलोसिटी ने एक्स डायरेक्शन दे देगा, ठीक है, हमें तो सारी डायरेक्शन की वेलोसिटी देगा, तो इसके लिए एक काम करते हैं, ध्यान से देखना, इधर देखिए, पहले समझना बहुत जरूरी है, हमें पता है इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी से हमने पढ़ा था ई एक्स ई वाई ई जेड तीनों बराबर होती है, देख लो फटाफट, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी नोट कर, कल पढ़ाया था। चलो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, अब देखो हमने पढ़ा था यहाँ पे कोई पोटेंशियल एनर्जी तो होती नहीं है, तो यहाँ पे ई एक्स होगा हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, हाफ एम वी वाई स्क्वायर सिर्फ काइनेटिक होगी, और हाफ एम वी जेड स्क्वायर, सारी वैल्यू काट दो, हाफ एम से हाफ एम सब में कट गया, यहाँ से प्रूव हो गया कि वी एक्स स्क्वायर और वी वाई स्क्वायर और वी जेड स्क्वायर सब बराबर है, यानी वी एक्स इक्वल टू वी वाई इक्वल टू वी जेड हो जाएगा, सारी डायरेक्शन जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, एकदम इक्वल होती है। चलिए बहुत बढ़िया बात है, अगर ऐसा है, हम ऐसा मान रहे हैं अभी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिर्फ कितनी है, 3 मान रहे हैं, तभी तो 3 डायरेक्शन की वेलोसिटी ली मैंने, ठीक है, टोटल लिखिए फटाफट। और अभी हमने जो क्यूब माना है उसमें भी तो 3 ही डायमेंशंस होती है, जैसे लेंथ ब्रेथ और हाइट होती है, वैसी वी एक्स वी वाई वी जेड होती है, तो किसी भी कोने को अगर आप इनटेक करके यूज करें तो इसकी टोटल वेलोसिटी जो होती है वो यही आएगी, आपने फिजिक्स में पढ़ा है, वेक्टर अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर, यही होता है, ये वेक्टर फॉर्मूला यही तो होता है, लिखते रहिए। यहाँ से v की वैल्यू क्या आएगी, सारी वैल्यू रख दो, वी एक्स स्क्वायर सब बराबर है तो सबकी जगह वी एक्स रख दो, लिखते रहिए, तो ये बन जाएगा आपका v इक्वल टू अंडर रूट 3 वी एक्स स्क्वायर, बाहर आएगा, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो,
तो स्क्वायरिंग बोथ साइड की वी स्क्वायर इक्वल टू 3vx स्क्वायर। तो vx स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? vx स्क्वायर इक्वल टू 1/3v स्क्वायर। सही है, जहां vx स्क्वायर है वहां 1/3v स्क्वायर रख सकते हैं। तो आपका प्रेशर का फॉर्मूला देखो क्या बना, क्या बना प्रेशर का फॉर्मूला? प्रेशर के फॉर्मूले में रखो लास्ट चीज। तो प्रेशर का फॉर्मूला है आपका P इक्वल टू एम एन, वी एक्स की जगह हमने रखा 1/3v स्क्वायर, तो ये आ गया P इक्वल टू 1/3 mn v स्क्वायर। नोट के फॉर्मूला, फाइनल फॉर्मूला फटाफट छापे। देख लिया, ये है डेरिवेशन। यहाँ पे जो 3 है सिर्फ इसको बता रहा है कि ये क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये तुम्हारी प्रेशर की डेरिवेशन हो गई। एक बार रिपीट करो फटाफट, स्टार्ट करो करो रिपीट, जल्दी जल्दी रिपीट करो तभी तो याद होगी। अगली डेरिवेशन करेंगे।
चलिए नेक्स्ट लिखे, इसको कर लेना आराम से दोबारा। है डालो, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर। इजी है बहुत, ठीक है, इसमें कुछ नहीं ज़्यादा सीखने के लिए। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर ऑफ गैस। हाँ, टेम्परेचर ऑफ गैस, गैस की बात हो रही है, पूरा चैप्टर है उसी के बारे में। चलिए ध्यान दीजिए, चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे टेम्परेचर कैसे इंक्लूड करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहले प्रेशर का फॉर्मूला भी आपने निकाला 1/3 क्या है, mn, और क्या था, mn v², यही था फॉर्मूला, ये प्रेशर का फॉर्मूला आपके पास, ठीक है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आपके अकॉर्डिंग ये तो फर्स्ट इक्वेशन होगी। ऑल्सो आप लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ी है जिसको बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। पढ़ी आइडियल गैस इक्वेशन? क्या होती है आइडियल गैस इक्वेशन? आइडियल गैस इक्वेशन होती है पीवी इक्वल टू एनआरटी। ये एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। याद रखना ये स्मॉल एन जो है, दिस डिनोट नंबर ऑफ मोल्स। ये अलग अलग चीजें हैं, वो कैपिटल एन अलग है, वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है। सही बात है, वो अलग है, ये अलग है, ठीक है। देखते रहिए ध्यान से, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और अच्छा कर देते हैं ताकि आगे काम आ जाए। वैसे तो क्या फायदा है, कोई फायदा नहीं, छोड़ा इससे, कोई जरूरत नहीं। चलिए शुरू करते हैं, करें स्टार्ट। कुछ नहीं करना, इस पी की वैल्यू पुट करो। तो 1/3 m कैपिटल N v², ये वेलोसिटी है, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी लिख देते हैं इसको ताकि याद रहे, वेलोसिटी कंफ्यूज ना होना v के बीच में, वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है। तो वेलोसिटी है, इसका स्क्वायर, v की वैल्यू वॉल्यूम हो गया nRT, सही है। लिखते रहिए ताकि होता रहे। अब यहाँ से करना क्या है, 1/3 m। अच्छा, कैपिटल N को क्या बोला था, पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसको बोल सकते हैं ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स है और नीचे वॉल्यूम से डिवाइड इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर इनटू कैपिटल V इक्वल टू nRT। कुछ कैंसिल हो रहा है दोनों साइड, वॉल्यूम से वॉल्यूम जा रहा, ठीक है। Then, अच्छा हमें ना काइनेटिक एनर्जी लाना है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv², ठीक है। तो खुद देखो, आप सबको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², देन यही होता है, यानी वेलोसिटी का स्क्वायर। यहाँ से mv² की वैल्यू 2 काइनेटिक एनर्जी हो सकता है, तो जहां mv² है उसकी जगह 2k ही रख लेते हैं, सही है। तो मास इनटू वेलोसिटी के स्क्वायर की जगह क्या रख दिया, 2 काइनेटिक एनर्जी इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल और अपॉन में 3, यही बच रहा, इक्वल टू nRT। कोई दिक्कत इस चीज में? हमने करा क्या, mv² था ना, मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर ही तो था, इसकी जगह क्या रख दिया, 2 काइनेटिक एनर्जी, सही है। इस वैल्यू रख दी, नोट करिए। हो गया, फटाफट लिखो, जल्दी हो जाए। एनपी लिख लो, नंबर ऑफ पार्टिकल, एन नॉट लिख लो, एनपी लिख लो, कुछ भी लिखो, हो गया। यहाँ से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो आएगी आपके पास, काइनेटिक एनर्जी इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल इक्वल टू 3/2, उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बस, 3/2 कैपिटल है, यही था, कैपिटल है स्मॉल है, स्मॉल है। तो ये आपका इतना हो गया,
नोट करो। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ये कितने मोल्स के लिए, n मोल्स के लिए। आगे देखिए, यहाँ तक सही है। अगर हम इसे 1 मोल के लिए निकालने की कोशिश करें, कितने मोल्स के लिए, 1, ठीक है, ध्यान सुनना, फॉर 1 मोल, ये तो हमारे पास कितने मोल के लिए था, n मोल्स के लिए। अगर 1 मोल की बात करूं, कि हर बच्चे को पता है, ये हमने स्टार्टिंग में केमिस्ट्री में स्टार्टिंग में पढ़ा है कि 1 मोल में 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, 1 मोल का यही तो मतलब होता है। तो यहाँ पे अगर मैं 1 मोल रखूं तो देखो क्या होगा, कि काइनेटिक एनर्जी इनटू एवोगाड्रो नंबर, यही होता है नहीं, नंबर ऑफ पार्टिकल की जगह एवोगाड्रो आ जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। नंबर ऑफ पार्टिकल खुद सोचो, जब 1 मोल रखेंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो जाएंगे, एवोगाड्रो के बराबर। लिख भी देता हूँ, फॉर 1 मोल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर, ठीक है, तो हो जाएगा 3/2, और नंबर ऑफ मोल आपने 1 रख दिया तो ये भी 1 हो जाएगा, इंटू RT। यहाँ से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई आपके पास 3/2 R/Na इंटू T, सही है। और ये R/A को ही हम आगे जाके बोलेंगे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, यहाँ पे आता है। तो काइनेटिक एनर्जी आ गई आपके पास 3/2 kB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू T। ये गई आपकी किसकी डेरिवेशन, काइनेटिक एनर्जी की। इजी, तो बहुत इजी डेरिवेशन है। प्रेशर की वैल्यू डायरेक्ट पुट करो, PV = nRT रखो, बाकी तो सब केमिस्ट्री वाले कॉन्सेप्ट है, 1-2 बार करोगे याद हो जाएगी, इतनी आसान है डेरिवेशंस की। देखिए फटाफट, ना अब यहाँ पे 3 जो आ रहा है, ये 3 पता है डिनोट कर रहा है डिग्री ऑफ फ्रीडम को, क्योंकि हमने बोला था कि 3 डायरेक्शन है, पार्टिकल 3 डायरेक्शन मूव कर रहा है। अगर कल हमने चेक करा था ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना सीखा था ना 3n - r वाले तरीके से, ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर चेंज होगा तो ये वैल्यू भी तो चेंज होगी, तो क्यों ना ऐसा करें। ये तो हमारा आया फॉर इसके लिए। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, वो ये कि अगर आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम f है, ठीक है, तो ये हो जाएगा F/2 kBT, ठीक है, फॉर ऐसा। अब आपको नहीं पता ना काइनेटिक डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो सकते हो, तो ठीक है, 3 को किससे रिप्लेस कर दिया, f से, वेयर f = डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्योंकि ऐसे भी कल हमने गैसेस पढ़ी जिनके डिग्री ऑफ फ्रीडम जरूरी थोड़ी 3 हो, और भी तो थी कल, नोट करिए, F/2 kBT। और वैसे भी हमने एक चीज तो पढ़ी है कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, आज देख भी लिया, ठीक है, एनर्जी डायरेक्टली है टेम्परेचर में। देन अब यहाँ पे ना 2-3 चीजें हटा दो, हो गए, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, मेयर्स इक्वेशन पढ़ी होगी, ठीक है, और एक आपने गामा पढ़ा होगा, गामा = CP/CV होता है, ठीक है, तो उसकी डेरिवेशन है, मतलब वो कैसे डेरिवेशन होती है, उसका फॉर्मूला है, तो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, एक ही इक्वेशन बनाएंगे और काम करेंगे, काम करेंगे। चलिए शुरू करो। इधर देखिए, तो यहाँ पे हेडिंग डालना स्पेसिफिक हीट। हाँ, अब स्पेसिफिक हीट इस टॉपिक में कैसे अप्लाई होता है इसको सीखते हैं, ठीक है, ताकि आपको सीख जाओ अच्छे से। स्पेसिफिक होती क्या है, 2 तरीके की हीट होती है, वन इज स्पेसिफिक, वन इज लेटेंट। लेटेंट हीट तब बोलते हैं जब हमारे पास क्या होता है, स्टेट चेंज करनी होती है। क्या चेंज करनी होती है, स्टेट। और स्पेसिफिक हीट कब होती है, जब टेम्परेचर चेंज करना होता है, ठीक है। इस टॉपिक में आपने स्टार्टिंग में आपको एक वर्ड दिया था, मैंने स्टार्टिंग में नहीं बोला ही नहीं, स्टार्टिंग में आपको एक वर्ड दिया था, ये क्लोज कंटेनर है। अगर कंटेनर क्लोज होता है, ठीक है, तो वॉल्यूम तो इंक्रीज कर ही नहीं सकती ना उसकी, ऊपर से बंद है, क्या वॉल्यूम जा सकती है ऊपर, नहीं जा सकती। क्लोज कंटेनर का ये तो मतलब होता है। और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो यहाँ पे सीवी काम करेगा, क्या काम करेगा, सीवी, ठीक है। तो इस टॉपिक में आपको जो यूज करना है, पहले हम सीवी से समझते हैं ताकि हम एक एक चीज कर पाए। तो सीवी क्यों लगा, रीजन पता होना चाहिए, क्योंकि इट इज अ क्लोज कंटेनर। कौन सा कंटेनर है, क्लोज कंटेनर, ठीक है। चलिए
सीवी का फॉर्मूला आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी है, आपको सीवी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। दिस इज डेल्टा एच अपॉन, या तो डेल्टा एच ना पता होता, क्यू पद से पता है, क्यू अपॉन एन सी डेल्टा टी, ठीक है, पता है फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे सी तो आपने शिफ्ट कर दिया, तो सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए एन डेल्टा टी, ठीक है, क्यू अपॉन एन डेल्टा टी, ठीक है, यही फॉर्मूला था सीवी का। क्यू कल भी हमने थर्मो में देखा था ना, क्यू इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी फॉर्मूला, ठीक है। चलिए अब देखिए, क्यू मतलब होता है यहाँ पे हीट में चेंज, हीट मतलब एनर्जी में कितना चेंज हो, यही तो मतलब है, क्योंकि यहाँ वर्क डन तो कुछ हो नहीं रहा है, आप एनर्जी तो दे रहे हो उसको बस, ठीक है। तो डेल्टा ई अपॉन एन डेल्टा टी, हाँ जी, सीवी। अभी आपने एनर्जी में खुद निकाला चेंज, कितनी आई थी एनर्जी आपकी, चेक करो डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ रख के, क्या है फॉर्मूला, काइंड एफ बाई टू के बी टी और नीचे एन डेल्टा टी, सही है। और यहाँ पे डेल्टा है, इसलिए ऐसे लगा दिया बस इसको बैक, कोई दिक्कत। ई की वैल्यू पुट करी बस हमने, और कुछ नहीं करा, यहाँ पे ई की वैल्यू पुट करी और नीचे एन डेल्टा टी है। अब इसमें से कांस्टेंट कौन कौन है बताओ, इन तीन अंदर वालों में कांस्टेंट कौन, के बी, एफ भी कांस्टेंट ही है, अरे अगर आपको गैस पता है तो कांस्टेंट है, तो एफ बाहर आएगा, के बी बाहर आएगा और सिर्फ डेल्टा टी रह जाएगा, सही है। नीचे टू एन डेल्टा टी होगा, डेल्टा टी से डेल्टा टी कट गया, डन, नोट करिए। ये जो एन होता है ना स्पेसिफिक हीट में, ये क्या होता है पता है, पता होता है क्या होता है, बाई टू के बी का फॉर्मूला आर अपॉन एन था ना ये फॉर्मूला, और नीचे हमारे पास एक बचे है स्मॉल है, ये ठीक है। पहले ये तो डिराइव कर लो। एक चीज होती है, वो ये है कि जो एन है वो एवोगाड्रो नंबर है, और एन है आपके पास, एन होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बोल लो कुछ भी बोल लो, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला था, याद है आपको, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या था एवोगाड्रो की टर्म में, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ, नहीं गिवन नंबर अपॉन एवोगाड्रो नंबर, कुछ ऐसा फॉर्मूला था। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला पढ़ा आप लोगों ने, नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला ये तो गिवन नंबर अपॉन एवोगाड्रो नंबर, ठीक है, सही। अगर नंबर ऑफ मोल्स 1 हो जाए या नंबर 1 हो जाए, यहाँ पे आपके पास काम हो जाएगा, Na डिनोट करता है, Na वो डिनोट करता है 1 मोल को, सही है। Na अगर 1 मोल हो गया तो ये वाली चीज कितनी हो जाएगी, अगर Na 1 मोल हो जाए तो यहाँ से साफ सीधी बात Na इंटू Na एक दूसरे को काट देंगे और ये सिर्फ बच जाएगा Cv इक्वल टू एफ बाई टू आर, ये फॉर्मूला, या हाफ है आर, जैसे ठीक लगे आप, हाफ एफ आर, ठीक है। Na की जगह आपको 1 मोल रख देना है, बस Na की जगह क्या रख देना है 1 मोल, हाँ मतलब जिसकी 1 रख देना बस, ठीक है, तो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, बस ये। चलिए सी भी हाफ एफ आर आ गया। अब देखो मेयर्स इक्वेशन पढ़ी थी, क्या होती है मेयर्स इक्वेशन, लगाओ, कल भी डिराइव करी हमने मेयर्स इक्वेशन। मेयर्स इक्वेशन है सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, यही है।
यहाँ पे CV की वैल्यू रख दो -12 FR इक्वल टू R। CP इक्वल टू कितना आएगा ये R प्लस ½ FR। रखो इसको, कितना आएगा CP की वैल्यू कितनी आएगी F की टर्म में आएगी, कितनी आ रही बताओ, शिफ्टिंग करो, चलो रखते हैं, आओ देखो CP आएगा R प्लस ½ FR, कॉमन ले लो 2R प्लस FR अपॉन 2, यही आएगा, कॉमन ले लो R, तो ये बच गया CP इक्वल टू F प्लस 2 अपॉन 2 इंटू R। नोट करिए CP की वैल्यू, ये आ गई आपकी CP की वैल्यू, CP आ गया, CB आ गया, ठीक है, यही होता है पेपर में। अब आपको अगर F दे दे तो कुछ भी निकाल लोगे, F मिल जाए तो सारी चीजें निकलनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे एक चीज होती है गामा, गामा होता है CP अपॉन CV, गामा पढ़ा है ना आप लोगों ने, ठीक है, तो गामा होता है CP बाई CV। तो एग्जाम में आ सकता है पूछने के लिए कुछ भी इनमें से, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम दे दे तो तीनों चीज आ सकती है, ठीक है, CV पूछेगा तो ½ FR लग जाएगा, CP पूछेगा तो F प्लस 2 अपॉन 2 R वाला फॉर्मूला, और गामा CP बाई CV। नोट करिए फटाफट, ठीक है, कोई भी गैस के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, जैसे एग्जांपल एक कर लो, डायटोमिक गैस के लिए निकालो जरा तीनों, डायटोमिक गैस है तो तीनों निकालो जरा, डायटोमिक गैस कल सिखाया था ना, डायटोमिक गैस कैसे काम करती है, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे आएगी, निकालो, देखो देखो, कितना आ रहा, दोनों 5/2 आएगा, ठीक है, देख लो, चलिए नेक्स्ट लिखिए, ठीक है, तो ये आपके पास सारी वैल्यूज आ जाएंगी, हो जाएगा वाला, लास्ट लिखिए रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, RMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इजी टॉपिक है, बस इसमें ना डेरिवेशन है थोड़ी बहुत ज्यादा, तो इजी है, नाम है RMS वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी RMS, इसका सिंबल होता है VRMS, लिखते से लिखो, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी RMS या VRMS, ठीक है, हो गया। चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले बहुत बेसिक से RMS होता क्या है, RMS होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जो हमने कल भी पढ़ा था, ठीक है, इसकी वैल्यू कैसे होता है ध्यान से इधर देखना, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है, क्या निकाला आपने भी बताओ, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या निकाला, हाँ हाफ एफ नहीं, हाँ यही केबीटी, यही था फॉर्मूला F/2 केबीटी, ठीक है, चले गए। अब देखो आपने जो फॉर्मूला पढ़ा काइनेटिक एनर्जी का, वो तो हाफ mv² होता है ना, 1/2 F केबीटी बराबर, चले गए, लिखते रहो, हाँ वो हर गैस के लिए अलग अलग होगा ना, तो उसको लिखना तो पड़ेगा ही ना, हमें नहीं पता ना कैसी गैस है, अब जो गैस होगी उसके अकॉर्डिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा बस, हाँ जी, यहाँ से mv² इक्वल टू F केबीटी लिखते रहिए, mv² इक्वल टू F केबीटी, केबी की वैल्यू कितनी होती है, R/Na, रखो R/Na T, R/Na इंटू T, चलिए
डन। फिर से इसमें इस Na को हटाना है यहाँ से, Na हटेगा तभी काम होगा। आ रहा होगा Na हटाना तो था ही ना, कैसे करके, या तो हटेगा नहीं, क्या करेगा? और कोई तरीका खोलना तो पड़ेगा इसको, अगर मल्टीप्लाई भी करो तो भी नहीं होगा, छोड़ो। ये किसका फॉर्मूला होता है? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मोल का फॉर्मूला होता है, ठीक है, होता है ना गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास फॉर्मूला, ठीक है। ये बराबर होगा गिवन पार्टिकल अपॉन Na के, सही है फॉर्मूला? यही तो होगा फॉर्मूला, सही है फॉर्मूला। हाँ भाई, अब देखो दोनों फॉर्मूले है तो मोल्स के ही ना, तो दोनों मोल्स के। अब सुनो इधर ध्यान से, यहाँ से गिवन पार्टिकल, अगर पार्टिकल हमारे पास एक हो जाए, पार्टिकल एक हो जाए, एक ही पार्टिकल के बारे में डिस्कस करें, यहाँ से Na की वैल्यू क्या आएगी? गिवन नंबर अगर एक हो जाए, एक पार्टिकल, ये 1 हो गया 1, तो ये क्या बचेगा? Na की वैल्यू क्या आएगी? गिवन उल्टा हो जाएगा ना, बस इतना ही तो होगा, ये बन जाएगा मॉलिक्यूलर मास अपॉन गिवन मास, है ना। तो मास तो हमारे पास ये इतना हो गया, डन। अब सुनो, यहाँ पे यही कर रहे हैं, mv² ऐसी रखते हैं, fr ऐसी रखते हैं, t ऐसी रखते हैं, Na की जगह हम वैल्यू रख सकते हैं मॉलिक्यूलर मास यानी कैपिटल M, ये बराबर अपॉन में मास आएगा, मास को स्मॉल m माना, ऊपर भेज दिया, चलेगा। अब m से m काट दो, यहाँ से v² की वैल्यू कितनी आएगी? v² इक्वल टू FRT/m, सही है, नोट करो। और v की वैल्यू आ गई √FRT/m। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है, और टेम्परेचर। ये आपका फॉर्मूला आ गया VRMS का, ठीक है, नोट करिए। यहाँ पे लिख लेना कौन क्या क्या है। F तो आपको पता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, R भी आपको पता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, और कैपिटल M है मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। लिखते रहिए, एनसीईआरटी के बहुत सारे न्यूमेरिकल इस पे बेस है, तो कर लेना, ठीक है। T टेम्परेचर, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.314 रखनी इसकी वैल्यू, यही तो होती है इसकी वैल्यू। और F हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम, डन। ये इसकी डेरिवेशन हो गई, मेन चीज वो है, वो लिख लेना बस वहां पे, हाँ, वो नंबर ऑफ पार्टिकल तो हाँ हाँ ठीक है। लास्ट लिखिए, हो गया। नेक्स्ट लिखिए मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ का बस फॉर्मूला है, ठीक है, डेरिवेशन नहीं, डेफिनेशन नहीं, फॉर्मूला लिखा था ना उसका। मीन फ्री पाथ होता है x बार, फॉर्मूला है 1/√2 ND², नोट करो फॉर्मूला। यहाँ पे लिखो n इक्वल टू, स्मॉल n लिखो, मत लिखो कैपिटल N लिखो, क्योंकि तुमने उसी से करा है, कैपिटल N लिखो, लिखो कैपिटल N इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम, कैपिटल N लिखिए, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम। D लिखो डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल, D है डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल, इसमें D जो है पर यूनिट वॉल्यूम यार, पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम कैपिटल N है, मॉलिक्यूल। हाँ तो क्या हो, तो एक बात बता, x बार कितनी डिस्टेंस चलता होगा? डन, खत्म हो गया, बस चैप्टर खत्म हो गया। चलो
तीसरे